नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए दोस्त ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का 10 का टेस्ट जो हुआ था वो पिछले दिन हुआ था, उसी का आज क्या है कि हम डिस्कस करने रहने वाले हैं। ठीक है, प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी का एक एक करके हम रैंक कार्ड भी देखेंगे, स्कोर देखेंगे कि किसी ने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है दोस्त, अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको जीके जीएस के लिए दोस्त डिस्कशन वीडियो जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो दोस्त आप भी टेस्ट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है ये आपको हम क्या करते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं प्रैक्टिस सेट में उसको डिस्कस करा देते हैं, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए दोस्त वीडियो को अंत तक के देखिएगा, क्योंकि इस टेस्ट में क्या है कि एनसीईआरटी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए क्या है कि डाले गए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, यहां पे डिस्कशन वीडियो आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के बुक से ही क्या है कि इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। इसलिए दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक के देख लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या करेगा कि काफी बेनिफिट करेगा, फायदेमंद होगा। 40 नंबर का मतलब कि टेस्ट होता है इसमें जीके और जीएस के लिए, जिसमें जीएस का आपका 20 क्वेश्चन रहता है और जीके के 20 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो दोस्त आप भी टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, हम तो यही कहेंगे। बाकी चलिए इसमें क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके। पहले जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको हम बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं। और जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त अंत तक के रुकिएगा, क्योंकि आपका हम रैंक कार्ड भी दिखाएंगे, स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे कि आपने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या करते हैं कि देरी नहीं करते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन है उसको हम देखते चलते हैं। देखिएगा ये जीएस है, जीएस में क्या है कि 20 क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता दिया है कि जीएस में 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जीके के 20 क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है अभी जीएस के उसको डिस्कस कराते हैं, फिर उसके बाद जीके के करा देंगे और उसके बाद रैंक कार्ड दिखा देंगे। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत जो है कथन दिया गया है, ये हमें जाना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बता दीजिए कि कौन सा गलत इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि कौन सा है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्या कि दोस्त दे दिया है कि पारा जो होता है वो पानी पर तैरता है, जो एकदम गलत है। पारा कभी भी पानी पर नहीं तैरता है, क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है वो जान लीजिए, पारा का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए वो पारा क्या होता है कि पानी में डूब जाता है, न कि तैरता है। ठीक है, लोहा पानी में क्या होता है कि डूब जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसको जो है क्या हो कि चौड़ा बना दिया जाए, जैसे कि नौका आकार का बना दिया जाए, तो वो तैरना लगेगा, क्योंकि उस पर फ्लावर बल काम करता है। लेकिन सिंपली अगर लोहा पानी में डाल दिया जाए तो वो डूब जाएगा, क्योंकि लोहा का घनत्व जो होगा पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए लकड़ी पानी पर तैरता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लकड़ी का जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। तो ये सही दिया गया है। लेकिन ये गलत दे दिया है थर्ड नंबर कि पारा पानी पर तैरता है। पारा का घनत्व जो था पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाएगा, न कि तैरेगा। ठीक है, और पारे जो है लोहा में तैरता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पारा का घनत्व जो होता है लोहे के घनत्व से कम होता है, इसलिए लोहा पारा जो होगा वो लोहे पर क्या करेगा, पारा में जो है लोहा तैरेगा, लोहा का घनत्व कम होता है। तो ये सही दिया गया है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या करते हैं आप लोगों को कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिएगा टेस्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है ये हमें जानना है। देखिए ब्लैक होल दोस्त न तो निहारिका है इसमें आपका, न तो उल्का पिंड है इसमें, और न जो है सूर्य के धब्बे हैं। आखिर ब्लैक होल क्या है? देखिए ब्लैक होल का आप दूसरा नाम जानते हुए कि कृष्ण बीवर है। क्या है? कृष्ण बीवर है। मतलब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चला जाता है इन तीनों में से कोई नहीं होगा, ये चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। ये कृष्ण बीवर होता है, इसका दूसरा नाम ब्लैक होल का होता है। ब्लैक होल आपको पता है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, कि वह किसी भी चीज को अपने अंदर क्या कर सकता है कि समाहित कर सकता है। ठीक है, यहां तक कि प्रकाश के लाइट को भी अपने अंदर जो है क्या कर लेता है कि ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर हो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, पूरा खा जाता है ब्लैक होल जो होता है। सो ठीक है, तो जितने भी ग्रह है उसको आसानी से उसमें खा सकता है, ये चीजें हैं। तो ब्लैक होल इन चारों में से कोई नहीं है, बल्कि आपका एक कृष्ण बीवर होता है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि जल में अस्थायी कठोरता दोस्त जो होती है, अस्थायी कठोरता होती है, वो किसके कारण होती है, हमें यह जानना है। देखिए जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से होती है। किसकी? कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जल में अस्थायी कठोरता होता है। अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? उसमें दो तरीका से अस्थायी कठोरता को आप दूर कर सकते हैं। एक तो वॉशिंग सोडा को मिला दीजिए तो आसानी से उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो सकती है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि उसकी अस्थायी कठोरता को अगर दूर करना है तो पानी को बॉयल कर दीजिए। पानी को बॉयल करके क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता जो होती है। ठीक है, चलिए
देख लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या दे दिया है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्वेश्चन को, कि केतली में पानी का गर्म होना वो किसका उदाहरण है, हमें ये जानना है। देखिए अगर केतली में आप पानी बॉयल करते हैं तो वो किसका उदाहरण होता है, संवहन का उदाहरण होता है। किसका, संवहन का उदाहरण होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। संवहन का मतलब क्या होता है कि एक गर्म पदार्थ जो होता है क्या होता है कि ठंडे की ओर जो है उस प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। वो तब तक प्रवाहित होते रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए कि समान ना हो जाए, तब तक वो प्रवाहित होते रहता है, और इसी को हम लोग जो है संवहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, संवहन कहते हैं। बाकी चालन देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो चालन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो होता है क्या होता है कि वो चालन कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, और आपका विकिरण क्या होता है, जैसे कि सूरज का प्रकाश आना, ये सूरज का प्रकाश क्या आता है कि विकिरण होता है। तो ये विकिरण के माध्यम से जब भी कोई पदार्थ क्या होता है कि गर्म होता है तो वो सूरज के प्रकाश से, तो वो विकिरण होता है। संघनन आपको पता ही है कि संघनन किसका कहते हैं दोस्तों। संघनन जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी द्रव गैस पदार्थ जो होता है वो क्या होता है कि आपको ठोस पदार्थ में आ जाता है तो वो संघनन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बादल होता है, बादल क्या करता है कि पानी के फॉर्म में आता है, फिर वो जम जाता है तो वो संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ये बाष्पीकरण के ठीक उल्टा होता है संघनन, इसको समझिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सारे के सारे जो है आपको जान लीजिए कि एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ये टेस्ट में दिया गया है क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर, देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि शहरों के तालाब में क्या होता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए शहरों के पानी क्या होते हैं कि गंदे हो जाते हैं ज्यादा, तो या तो ये क्या होता है कि गंदे पानी हो जाते हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि शहरों समय क्या होता है कि शहर जल परियोजना होता है, या नल जल परियोजना नहीं कहिए उसको, शहरी जल परियोजना होता है। जल परियोजना में क्या होता है कि उसको जो है जल को जो है नली गली में जो होते हैं, नाले उले होते हैं, उसमें पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है। या आसपास में जो है पोखर उखर होता है, पानी उनी जमा हो रहता है, तो उसकी शुद्ध करने के लिए उसमें क्या होता है कि क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है। तो शुद्ध करना होता है तो क्लोरीन गैस को ही मिलाते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर को भी मिला देते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा कि जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्ध्य होते हैं सबसे अधिक होते हैं। देखिए कई तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे पूछता है वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का किसका सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, ये हमें जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्त, इज फोर्थ नंबर, अवरक्त प्रकाश किरण का होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। जिसका तरंग दैर्ध्य जान लीजिए अधिक होगा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी होगा, सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो ये थर्ड नंबर गामा का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य होता है। सो यार ये सबसे क्या होता है कि सबसे कम शक्तिशाली होती है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी देखा जाए, आवृत्ति देखा जाए तो आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसकी जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। इसको ध्यान में रखिएगा, तब उस कंडीशन में हम ये थर्ड नंबर आंसर ले सकते थे गामा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा दोस्त, देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब किसी धातु को जो है गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पूछ देता है, कभी कभी आयतन भी पूछ देता है। ठीक है, देखिए जब भी किसी धातु को आप गर्म कीजिएगा तो उसका डेंसिटी के जो होता है ना वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान रखना है ये चीजें, ये। और उसका आयतन क्या होता है कि आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसका आयतन बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस है, उसको गर्म कीजिएगा, लोहा है उसको गर्म कीजिएगा तो उसका प्रसार बढ़ने लगता है, बढ़ेगा तो उसका आयतन क्या होता है कि बढ़ जाता है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो होती है, उसकी घनत्व जो होती है वो कम जाता है। ठीक है, प्रसार क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो अणु होते हैं वो अणु टूटने लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, इसलिए उसका प्रसार होना शुरू हो जाता है। तो उसका क्या होता है कि आपका आयतन जो है बढ़ जाता है, घनत्व कम जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हड्डी तथा दांतों में दे दिया है कि जो रसायन जो है क्या होता है कि पदार्थ जो है विद्यमान रहते हैं, वो कौन सी रसायन पदार्थ विद्यमान रहता है, हमें ये जानना है। देखिए हड्डी में या दांतों में जैसे कि एनामिल, सबसे ऊपरी परत देखते हुए एनामिल का परत होता है, सबसे कठोर होता है। उसमें क्या होता है दोस्त, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट उसमें क्या होता है कि मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो काफी कठोर होता है। ये थर्ड नंबर। ठीक है, ये जान लीजिए कि दांतों में जो हड्डी होती है वो उसमें क्या होता है कि जो अगर टूट फूट गया ना दांत, तब जान लीजिए कि ऑटोमेटिक उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है। क्यों ऑटोमेटिक मरम्मत नहीं होती है, इसलिए मरम्मत नहीं होती है क्योंकि दांतों में क्या होता है कि किसी भी तरह का कोशिका या उत्तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये निर्जीव तरह से होता है। ठीक है, इसलिए अगर टूट फूट जाए तो इसकी मरम्मत नहीं होता है। लेकिन हाथों में अगर कहीं भी आपको खरोच उरोच लग गया तो ये ऑटोमेटिक उसकी मरम्मत हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं,
उत्तक पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका मरम्मत हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त और पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि किस प्रक्रिया के द्वारा वेजिटेबल घी जो है उसको परिवर्तित किया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए वेजिटेबल घी को कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि वेजिटेबल घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या होता है कि बनता है ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें हाइड्रोजन को मिला करके उसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक होता है, उसके साथ क्या होता है कि उसको दबाव पे, उच्च दबाव पे गर्म किया जाता है, उत्प्रेरक मिला करके, जो क्या करता है कि अर्ध लिक्विड कहिए, हाफ लिक्विड कहिए, न तो वो पूरी फुल फॉर्म में लिक्विड होता है, न पूरा फुल फॉर्म में जो है वो क्या होता है कि ठोस में होता है, वो दो मीट के जो है पदार्थ में रहता है, तो उस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम जो है प्राकृतिक घी कह सकते हैं या घी ही कहते हैं, वनस्पति घी कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण के थ्रू क्या होता है कि वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। हाँ, ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि प्राकृतिक रबर जो होती है, क्या है कि प्राकृतिक रबर जो होती है उसको क्या किया जाता है कि ठोस या उछाल बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, किस पदार्थ का उसमें मिला देते हैं, हमें ये जानना है। देख लीजिए, इन चारों में से आपको पता ही है कि रबर जो होती है वह क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जो निकलती है, तो वो क्या करते हैं कि जो है जैसे तार के पेड़ आप देखते हुएगा, छील करके उसमें से लिक्विड फॉर्म जो है एक बर्तन में जो है स्टोर कर लिया जाता है, जमा कर लेते हैं, तो उसी फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में वो होता है कि रबर होता है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में जो रबर होता है तो उसको ठोस बनाया जाता है। हम लोग जो रबर देखते हैं ऐसे टान लेते हैं आराम से रबर, वो रबर जो है ऐसी नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है कि सल्फर मिला दिया जाता है। आपको अच्छी तरह से पता ही होगा कि सल्फर यानी कि गंधक मिला दिया जाता है। ये गंधक मिला देने से क्या होता है कि वो ठोस हो जाता है। जितना ज्यादा आप गंधक मिला दीजिएगा उतना ज्यादा वो ठोस हो जाता है। तो ये रबर में गंधक मिला करके उसके ठोस जो रबर बनाया जाता है, वो बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो गलवेनीकरण कहलाती है। गलवेनी नहीं, वो तो जस्ता को मिलाते हैं, वल्कनीकरण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। ध्यान रखिए, गलवेनीकरण अलग हो गया। वो जैसे कि लोहा होता है ना, तो लोहा के ऊपर जो जस्ता का जब परत चढ़ाते हैं वो गलवेनीकरण होता है, जिसको गलवेनाइजेशन कहते हैं, इसको वल्कनीकरण कहते हैं। ध्यान रखना है, दोनों का नाम सेम लगता है लेकिन है नहीं सेम, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये आविष्कार किया था कि ये चीजें बताई थी कि ग्रह मंडल जो होता है उसका केंद्र जो होता है वो मतलब सूर्य होता है, सन होता है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा या पढ़े होइएगा कि ये सूर्य जो होता है क्या होता है कि जितने भी ग्रह होते हैं उसके सेंटर में होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के क्या होते हैं कि चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सबसे पहले किसने बता दिया था? कोपरनिकस साहब ने बता दिया था। कोपरनिकस साहब ने, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, कोपरनिकस साहब ने ये चीजें पहले बताई थी। नहीं तो इससे पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो हम देख रहे हैं हमारा पृथ्वी जो है उस पे दो ही चीजें हैं, या तो सूर्य है या तो पृथ्वी है। और सूर्य क्या करता है कि पृथ्वी के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पहले के मान्यता के अनुसार था। ठीक है, और सूर्य की लोग जो है पूजा भी करते थे कि यही हमारे देवता है। लेकिन जब कोपरनिकस साहब आए थे तो पूरी तरह से जो है पूरी दुनिया को बदल के रख दिए थे। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी के जैसे ऐसे बहुत सारे ग्रह है जो क्या करते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि सूर्य जो है पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं। तब उन्हें जो है इस बात पे किसी ने भरोसा भी नहीं किया था। उन्हें जो है पागल घोषित ऐसे कर दिया गया था कि नहीं ये जो है मेंटल है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उनकी बातों को बाद में ये सत्यापित भी किया गया था, उनकी बातों को भी माना गया था। ठीक है, तो कोपरनिकस साहब ने ये चीजें बताई थी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जस्ता तथा पारा जो तत्व होते हैं वो किस प्रकार के तत्व होते हैं, ये हमें जानना है। देखिए जस्ता और जो है आपका पारा जो तत्व होता है, एलिमेंट्स जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं पारा और जो है ये आपका कॉपर जो है सो। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि द्रवों में आवेश के प्रवाह जो होता है वो किस तरह का होता है, हमें यह जानना है। देखिए द्रवों में आवेश का जो प्रवाह होता है दोस्त, वो होता है आयनों का प्रवाह होता है। क्या होता है? आयनों के प्रवाह जो है, द्रव में जो आवेश का प्रवाह होता है वो आयंस का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर की, आयंस का प्रवाह होता है। आयंस आपको पता ही है कि दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयंस होता है, एक तो नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि मानव के शरीर में मौजूद कहता है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती है, हमें यह जानना है। तो मानव के शरीर में किसमें, मानव के शरीर में ऐसा क्या चीज, कौन सा चीज है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होती है? देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होती है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की ही बातें नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि उसमें न्यूक्लियस यानी कि
नाभिक जानते होइएगा, नाभिक भी क्या होता है कि आरबीसी में नहीं होता है मौजूद। दो चीजें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी तो आपको यह दे देगा कि निम्नलिखित में किसमें जो है नाभिक मौजूद नहीं होता है, तो यही आरबीसी में नहीं होता है, और ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अब देखिए इस सभी का अगर दोस्त पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप जो है आराम से जो है टेलीग्राम से ले लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ताम्र और टीना का मिश्र धातु जो होता है वो क्या कहलाता है? तांबा और टीना का मिश्र धातु जो होता है सो देखिए कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु होता है दोस्त वो कांसा कहलाता है। क्या कहलाता है? कांसा। ध्यान में रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो कांसा कहलाता है। ये आप फर्स्ट नंबर जो देख रहे हैं ड्यूरालुमीन, ये क्या होता है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का, जिसमें एल्युमिनियम में मतलब मान के चलिए कि ड्यूरालुमीन जैसे कहा जाता है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है, जिसमें ये चीजें जान लीजिए कि एल्युमिनियम जो होता है वो 90% एल्युमिनियम होता है, उसमें तांबा भी मिला होता है लगभग 4 से 5% तक के होता है, मैग्नीशियम भी मिला होता है और जो है मैग्नीज भी मिला होता है। ये सभी मिलकर के ड्यूरालुमीन बनता है। इसका इस्तेमाल जो होता है ड्यूरालुमीन का आपको पता है कि बहुत हल्का होता है ये ड्यूरालुमीन मिश्र धातु जो होता है सो, और इसका इस्तेमाल जो होता है जितने भी वाहन होते हैं उसके बॉडी पार्ट्स में किया जाता है, यहां तक कि एरोप्लेन और जो है मात्र ये ट्रेन व्रेन के जो होते हैं बॉडी पार्ट्स उसमें जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत हल्का होता है, अग्निरोधक भी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी आप जो देख रहे हैं क्या कि ये सोल्डर जो देख रहे हैं, ये सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टीना और सीसा का जो है क्या होता है कि इसमें ये मिला होता है। बाकी जो है आपको पता है कि पित्तल किसका होता है? पित्तल जो ये मिश्र धातु होता है ये किसका होता है दोस्त? ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु जो होता है ये आपका पित्तल कहलाता है, ठीक है। तो सबको ध्यान में रखिएगा, एक जो है मिश्र धातु से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए ही जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है कि चुंबक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है किस दिशा में विस्तृत होती है, हमें यह जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी जो एक बड़ा चुंबक होता है उसकी विस्तृत क्षेत्र जो होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कहां? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। ध्यान में रखना है ये चीजें, दक्षिण से ये चीजें उत्तर की ओर जो है इसका विस्तृत होती है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये, ठीक है। इसी पे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपास होता है, तो कंपास आप जानते होइएगा वो हमेशा क्या होता है उत्तर दक्षिण की ओर जो है दिशा को इंडिकेट करता है ना। किसकी वजह से? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही जो है क्या करता है कि ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, पूछे जाते हैं ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए विद्युत मोटर दे दिया कि विद्युत मोटर जो है निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पे काम करती है, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि विद्युत मोटर जो होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करती है। देखिए विद्युत मोटर जो होता है वो फैराडे के सिद्धांत पे, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर जो है क्या करती है कि काम करती है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो होता है वो फैराडे के नियम होता है, उसी पे ये काम करती है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, दे दिया कि टैकोमीटर या कि वेग मापी का इस्तेमाल जो है किसके मापने के लिए किया जाता है, हमें यह जानना है। देखिए टैकोमीटर या वेग मापी, इसी से पता चलता है कि ये जो है वेग को मेजर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो वस्तु होती है, जो वाहन होती है, उसका क्या होता है कि घूर्णन, यानी घूर्णन गति जो होता है, रोटेशनल मोशन जो होता है, उसको मेजर करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका इस्तेमाल जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे वाहन होते हैं उसमें भी किया जाता है, ऑटोमोटिव वाले या एरोप्लेन होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर में, ठीक है। आरपीएम के रूप में ये क्या करता है कि मेजर करता है, रोटेशन पर मिनट जिसको हम लोग करते हैं आरपीएम में, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि क्यूरी किसकी इकाई होती है, ये हमें बताना है। तो क्यूरी इकाई जो है नाम किसका होता है ये जाना है। देखिए ये जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेडियो एक्टिविटी में करते हैं, किसमें? रेडियो सक्रियता जो हम लोग करते हैं, रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव धर्मिता जो कहते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं ये क्यूरी का, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा दोस्त। टेस्ट में हमेशा भाग लिया कीजिए, जो लोग जो है टेस्ट मतलब कि ले रखे हैं तो टेस्ट हमेशा देते रहिएगा। आज भी आपका क्या है कि टेस्ट नंबर जो है 11 एक्टिव है, तो 11 जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। आप डेली अब जो है क्या होगा कि टेस्ट चलेगा, आप लोगों का बीच नहीं होने वाला है, इसलिए जो है जैसे टेस्ट डालेंगे वैसी टेस्ट क्या कीजिएगा कि दे दीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत जो है आप मिस कर देते हैं, या आप जब पहले क्या करते थे कि चलो ठीक है 24 घंटे के बाद जो है टेस्ट एक्टिव करते थे, या जो है एक दिन बाद जो है आपका क्या करते थे कि टेस्ट लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, डेली टेस्ट चलेगा। इसलिए जो है जाकर के टेस्ट कंटिन्यू दीजिए। आज भी आपका टेस्ट नंबर 11 एक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि धान में जो खैरा रोग होती है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, हमें यह जानना है, ठीक है। देखिए धान में जो खैरा रोग होती है वो किसकी कमी के कारण होता है, वो जस्ता की कमी के कारण, यानी जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जिंक की कमी से क्या होता है कि धान में खैरा रोग हो जाता है। खैरा रोग होने से क्या होता है दोस्त, खैरा रोग हो जाने से ये चीजें होता है कि उसकी पत्ती में देखते हुएगा
पत्ती में क्या होता है कि काले रंग के धब्बा हो जाता है, ब्राउन कलर का वो हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। इसको अगर सुधार करना है तो इसके लिए क्या करता है कि जिंक सल्फेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है खैरा रोग को सुधार करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अच्छा, चलिए दोस्त, जीएस के क्वेश्चन जो है इतना ही थे। अब यहां से क्या करेंगे कि हम जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, तो बने रहिएगा, हम आपको दिखा देते हैं जीके के क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं। अब यहां से अब क्या करते हैं कि जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने भी जीके के क्वेश्चन है उसको। बने रहिए अंत तक के दोस्त, उसके बाद आपको बता देंगे कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। देख लीजिए, ये है आपका जीके का क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्या दे दिया है कि किसके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी के जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है वैसे कब हुआ था, सबको पता हुई होगा कि 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी को जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अब पूरे देश में अहिंसा राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका यह संदेश होता है कि पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहिए या कहीं भी, इनका संदेश ये चीजें होता है कि आप अहिंसा कीजिए, न कि हिंसा कीजिए। मार काट के तौर पे आप किसी को लेके मत चलिए, बल्कि अहिंसा प्रेम का जो है स्नेह जो है प्रतीक होता है, उसके रूप में जो है आप सभी को लेकर के चलिए, ठीक है। तो इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि चोल की सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी थी। देखिए, चोल शासन काल में अगर जाइएगा तो चोल के शासन काल में सबसे प्रसिद्ध अगर कांस्य प्रतिमा की अगर बात कर लेते हैं तो वो नटराज की मूर्ति थी। किसकी? नटराज की मूर्ति थी। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। नटराज की मूर्ति में आपको पता ही है कि इसमें जो है शिव तांडव को दिखाया गया है। किसके? शिव तांडव को दिखाया गया है। इसमें शिव नृत्य मुद्रा में जो है आपको दिखाई देंगे नटराज की मूर्ति में। उसमें जो है काफी ये फेमस हुआ था, ठीक है। उसके जो है दाहिने पैर पर जो है संतुलित अवस्था में आपको दिखाया गया है जब नटराज की मूर्ति आप देखिएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त। देख लीजिए, ये अगला नंबर टेस्ट के क्वेश्चन है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हमें यह जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे जा चुके हैं कि भारतीय गणना अनुसंधान IRSR जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। ये देखिए लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ आपको पता ही है कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ये आप जो है रायबरेली वाले रोड में जाइएगा तो ये आपको जो है अनुसंधान देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लखनऊ मार दीजिएगा, उत्तर प्रदेश। ये आपका थर्ड नंबर बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है, हमें जानना है। देखिए, विश्व गोरैया दिवस जो होता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। गोरैया की संख्या जो है अपने देश में क्या हो रही है कि धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस दिवस के रूप में मनाते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम इसको जो है सेव किया जाए, ये अपने देश से क्या हो कि विलुप्त ना हो, इसलिए जो है गोरैया दिवस जो है मनाया भी जाता है, ठीक है। पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि अरिवाड़ा। अरिवाड़ा शब्द जो होता है वो किस प्रजाति से संबंधित है, हमें ये जानना है। देखिए, अरिवाड़ा शब्द जो होता है वो समुद्री कछुआ, आप जानते होइएगा, तो समुद्री कछुआ को जो है अरिवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर, समुद्री कछुआ को अरिवाड़ा के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए कि डिजिटल मुद्रा जो है आपका इनायरा। डिजिटल मुद्रा इनायरा जो है वो किस देश से संबंधित रखता है, ये हमें जानना है। देखिए, इनायरा जो है आपको जान लीजिए कि नाइजीरिया से संबंधित रखता है। किससे? नाइजीरिया का। नाइजीरिया का डिजिटल मुद्रा जो है आपका ये है, ठीक है। जो डिजिटल मुद्रा कौन सा है? इनायरा है। हाँ, ये नाइजीरिया का है। देखिए, नाइजीरिया में ये डिजिटल मुद्रा जो आपका प्रचलन में आया था, कब आया था? 2021 में आया था। लेकिन जान लीजिए 2021 में आने के बाद भी जो है लोग इसको पूरी तरह से जो है प्रचलन में नहीं लेकर के आए। बहुत कम ऐसे आदमी है जो इस डिजिटल मुद्रा का क्या करते हैं कि वहां पे यूज करते हैं। अभी भी लोग जो है जो मुद्रा वहां का चलता है उसी का यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो इंडिया विंग्स ये फ्रीडम पुस्तक जो है किसने लिखी थी? अबुल कलाम आजाद साहब ने लिखा था। किसने? अबुल कलाम आजाद साहब ने, ठीक है। कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, अबुल कलाम आजाद के जगह पे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद मार देते हैं। तो दोस्त, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मत मार दीजिएगा, ये अबुल कलाम आजाद अलग है। तो इन्होंने ही क्या किया था कि ये इंडिया विंग्स जो है फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। इसमें क्या आपको दिखाया गया है, ये चीज जान लीजिए। तो ये अपने अनुभव के आधार पे, जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर के ये अपने अनुभव के आधार पे जितने भी चीजें एक्सपीरियंस किए थे वो चीजें जो है इस पुस्तक में आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस व्यक्ति पर जो है वजन जो है न्यूनतम होगा, हमें यह जानना है, ठीक है, किस कहां पर जो है व्यक्ति का वजन जो होगा, वेट होगा, वो कम होगा। तो इन चारों में से देख लीजिए, आपको बता दीजिए, देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि चंद्रमा। ये सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, चंद्रमा पर आपका वेट जो होगा वो सबसे न्यूनतम होगा, ठीक है। कितना होता है वेट चंद्रमा पर, तो ये चीजें जान लीजिए कि पृथ्वी के 6 गुना वहां पे कम मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे 60 केजी है तो वहां पे आपको 10 केजी जो है वेट है, तो सबसे कम जो है वेट यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा चंद्रमा पे। इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल जो है वहां पे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल से 1/6 गुना ही है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यह दिया कि भारतीय संविधान का कहता है कि कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यपालिका से संबंधित रखता है, हमें यह जानना है। देखिए संघ कार्यपालिका से संबंधित रखने वाला अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 53 है। कितना? अनुच्छेद 53 है, ये सेकेंड नंबर अनुच्छेद 53 है। अब थोड़ा सा जान लीजिए सभी अनुच्छेद के बारे में। ये तो कार्यपालिका के शक्ति के अनुसार चला है कि कार्यपालिका का जो शक्ति होता है ये जो है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 40 में क्या चीजें है ये जान लीजिए। जैसे ये आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत के संगठन है, ग्राम पंचायत के बारे में जो है आपको दिखाया गया है। तो मतलब कि ये अनुच्छेद में जो है आपको मिला है, ठीक है, राज्य के ग्राम पंचायत जो होते हैं सो। उसके बाद जो है आर्टिकल जो है 43, आर्टिकल 43 ये जो देख रहे हैं ये मजदूरों से संबंधित है। मजदूरों की जो है जान लीजिए अवकाश छुट्टी जो हो गया सो, या उसकी सामाजिकता हो गया, उसकी सांस्कृतिक हो गया, उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारे आर्टिकल्स जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो था वो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। दो तरह के पत्र पूछे जाते हैं समाचार पत्र, एक तो इंग्लिश वाला पूछ देगा कि पहला इंग्लिश समाचार पत्र कौन था, और दूसरा हिंदी समाचार पत्र कौन था। तो पहला जान लीजिए कि ये हिंदी वाला पे चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था उदंड मार्तंड था। कौन था? उदंड मार्तंड। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी समाचार पहला ही में हिंदी समाचार पत्र जो था, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 30 मई 1826 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों को ब्रिटिश शासनकाल में शुरू किया गया था, कोलकाता में शुरू किया गया था। ये अखबार जो था ये किसने शुरू किया था? ये पंडित जो है जुगल किशोर शुक्ला ने ये इसे शुरू किया था, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये प्रत्येक मंगलवार को क्या होता कि समाचार जो है पत्र जो है प्रकाशित होता था, लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से, वित्तीय का ये फाइनेंशियल के कमी की वजह से क्या हुआ था कि 1827 ईस्वी में फिर इसको जो है बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब पहला जो है अंग्रेजी समाचार पत्र आपको पता ही है कि बंगाल गजट था, इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। चलिए हाँ अगला नंबर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा चुके हैं। कहता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय डैश से आगे है, तो कितने आगे है ये हमें जाना है। ग्रीनविच मध्य से कितने समय आगे चलती है ये हमें जाना है। तो ये सारे 5 घंटे आगे चलती है, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा जो है ये ग्रीनविच समय से क्या होता है कि आगे चलती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दिया है कि नील विद्रोह। नील विद्रोह कहता है कि एक कृषक आंदोलन जो है बंगाल भारत में कब शुरू हुई थी, हमें यह जानना है, ठीक है। बंगाल यानी भारत में जो है कब शुरू हुई थी ये हमें जानना है। देखिए अगर नील विद्रोह की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले ये बंगाल में जो शुरू हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था। कब? 1859 में। ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उस समय जो है नील की आपको पता ही है कि बहुत जमींदार जो लोग थे उस समय ब्रिटिश शासन काल में, वो मजदूरों से क्या करते थे कि जमीन पे, उनके अपने जमीन पे क्या करवाते थे कि नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने से होता क्या था कि नील की खेती अगर एक बार जमीन पे अगर हो जाए तो उसकी उपज को खत्म कर देता था, फिर उस पर दूसरी फसल आप उपज नहीं कर सकते थे, उसकी उर्वरकता शक्ति ही खत्म कर देती थी, जिसके वजह से वो एक एक दाने के लिए मोहताज हो चुके थे। इसके लिए जो है कई जो है आंदोलन भी चलाए गए थे 1860 के दशक के आसपास में बंगाल में। उसके बाद जो है फिर जो है धीरे धीरे ये आंदोलन जो शुरू हुआ था, फिर उसके बाद चंपारण में भी हुआ था। आपको पता ही है महात्मा गांधी जी ने आकर जो है इस आंदोलन को शुरू किए थे। तो ये जो है सबसे पहले 1859 ईस्वी में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सीटें हैं, हमें यह जानना है। देखिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के जो सीटें हैं वो 31 है। कितने हैं? 31 है। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि राज्यसभा में आपका जो है उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए इसमें दे दिया कि बर्मा जो है वो भारत से अलग जो हुआ था, वो होते समय भारत के वायसराय कौन था, हमें ये जानना है। देखिए बर्मा जब भारत से अलग हुआ था उस समय के वायसराय जो थे ये लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये
लॉर्ड लिथनिगो थे, उस समय जब बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था, उस समय की बातें कर रहे हैं। ठीक है, 1935 में क्या हुआ था कि ये बर्मा जो है ये भारत से अलग हो गया था। ठीक है, बर्मा के अलग होने के बाद ही क्या हुआ था कि अपना भारत की जो है आजादी मिली थी। तो इसको ध्यान में रखना है, 1935 ईस्वी में अलग हो गए थे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि निम्नलिखित में से, कहता है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची स्तूप का जो है कहता है कि निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण कराया था, ये हमें जानना है। देखिए सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था ये अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सांची के स्तूप में। ये सांची के स्तूप के बारे में जानते हैं। सांची के स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको यह देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पे क्या है कि आपको जान लीजिए कि सबसे पुराना जो है ये पत्थर का जो बना हुआ ये सांची का स्तूप है। ठीक है, इसको जो है एक तरह से ऐसा माना जाता है कि इस सांची के स्तूप में जो है बुद्ध का जो मतलब कि बुद्ध का जो है एक तरह से कहिए कि वहां पे स्मारक वहां पे जो है देखने के लिए, मतलब बुद्ध के जो अवशेष हैं ये सांची के स्तूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा माना जाता है ये चीजें। ठीक है, और रुपया में नोटों में भी जो है आप कई जगह 200 का नोट में देखिएगा तो सांची के स्तूप का जो है आपको फोटो देखने के लिए मिलेगा। पहले वाले नोट में भी मिलता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, सांची के स्तूप के बारे में पूछा जाता है। अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश कहा जाता है। देखिए किस पोर्ट को कहा जाता है पूर्वी भारत का प्रवेश? ये कहा जाता है कोलकाता पोर्ट को। किसे? कोलकाता पोर्ट को जो है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां पे ये जान लीजिए कि इसका निर्माण जो करवाया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही करवाया था। ठीक है, ये अपने व्यापार के लिए करवाया था, उसमें जूट का व्यापार जो है ज्यादा चलता था, तो जूट के व्यापार के लिए जो है इसे करवाया था। ये जान लीजिए कि बंगाल की जो खाड़ी है उससे 128 किलोमीटर जो है दूर ये स्थित है। ये बंदरगाह जो है अब सबसे पुराना, अभी तक के सबसे ज्यादा चलने वाला जो है ये बंदरगाह जो है माना जाता है, लगातार जो उस समय से चल रही है, जब से ये शुरू हुई थी तब से। ठीक है, तो ये चीजें है, ऑस्ट्रेलिया से इसका व्यापार जो है ज्यादा होता था। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मान के चलिए तांबा, स्टील हो गया, बछड़े उछड़े की जो खाल होती थी, इस्पात होता था, लौह अयस्क होता था, ये सब ज्यादा जो है आदान मतलब कि आयात जो है निर्यात हुआ था करता था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो है वो कब और कहां हुई थी, हमें यह जानना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक जो हुई थी 1885 में हुई थी। कहां हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो थे वो गोकुल दास जो है, तेजपाल जो थे, वो संस्कृति विद्यालय है, उसी में ये इसका जो है क्या हुआ था कि किया गया था। जो ए होम का आप नाम जानते हो, ये का वायसराय, उसी के जो है पहले जो है बैठक जो आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्त इतने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे आपके। 40 क्वेश्चनों का क्या है कि हमने क्या किया है कि डिस्कशन करा दिया है। तो दोस्त आज भी आपका टेस्ट क्या है कि एक्टिव है, जाकर के दे दीजिएगा। टेस्ट नंबर जो है 11। ठीक है, अब चलिए आपको बता देते हैं कि दोस्त आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं अगले टेस्ट के लिए। टेस्ट नंबर 11 अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसके लिए? ग्रुप डी और जो है एनटीपीसी के लिए। तो चलिए दिखा देते हैं दोस्त। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ईआरसीबी सर के नाम से ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो इसको क्या कीजिएगा कि इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहीं पे आपको क्या मिलेगा कि टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, और जो टेस्ट आप देखे हैं उन सभी का पीडीएफ लेना है तो ये टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। ये टेस्ट आपको पेपर वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जाकर के टेस्ट लगाइए। अगर किसी तरह की समस्या हो रही है तो दोस्त ये नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पे आप क्या कीजिएगा, आराम से कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी ये। ठीक है, अब चलिए क्या कर लेते हैं कि दोस्त क्या करते हैं कि जितने भी लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का क्या करते हैं ना कि एक बार देख लेते हैं कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया है और उनका रैंक क्या है, नंबर क्या है। तो सबसे पहले एनटीपीसी नॉन स्टॉप वालों का हम देख लेते हैं। यह है एनटीपीसी नॉन स्टॉप वालों का क्या है कि टेस्ट का रैंक है, किसने कितना नंबर लेकर के आया है। पहले नंबर पर देख लीजिएगा। पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सोनू राम है जो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो सचिन कुमार है। तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि मनीष साहब है। उसके बाद चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनूप राज है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुदीप चौहान है। छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो छठे नंबर पे ये रमेश सेन है। अपना रैंक देखते चलिएगा, हो सकता है रैंक देखते चलिएगा, अपना नंबर देखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कुलदीप भाई है। उसके बाद आपको बताते हैं कि सुनील बंसल साहब है। उसके बाद यह है कमलेश भाई है। उसके बाद यह है आपका रागिनी कुमारी है। उसके बाद आपका देख लीजिएगा कि शशि मौर्य साहब है। कौन है? शशि मौर्य साहब, बहुत अच्छा है। इसी तरह से जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए उसके बाद आप देख लीजिएगा आपका क्या है कि ये सुमन पानवार करके हैं, ये है। उसके बाद आपको बता दिए हैं कि कौन है, विजय पाल साहब है। उसके बाद जो है आपका क्या है कि लक्ष्मण कुमार है। उसके बाद जो है आपका सुशील राज है।
उसके बाद जो आप देख लीजिएगा कि कुमुद रंजन करके है, ये है। उसके बाद जो है अमृता करके है ना, अमृता है। उसके बाद जो है ललन यादव है। उसके बाद आप देख लीजिएगा ललन यादव के बाद जो है पन्नेलाल प्रसाद है। उसके बाद देख लीजिएगा कि दिनेश चौधरी है। उसके बाद जो है क्या है, मृत्युंजय कुमार है। उसके बाद जो है ये देख लीजिएगा पंकज भाई है। पंकज के बाद जो है ये राजीव यादव करके है। उसके बाद जो है क्या है कि नुसरत खातून है, ठीक है, नुसरत खातून है, बहुत अच्छा है नुसरत। इसी तरह से जो है टेस्ट दीजिए। चलिए अगला देख लीजिएगा, अगला नंबर ये नुसरत के बाद जो है ये बम भाई है। उसके बाद जो है मोहन भाई है। उसके बाद जो है आपका विनय साहब जो यूपी से है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि एनटीपीसी में टेस्ट लगाए हैं। सब अपना जो है नाम और रैंक देख लीजिए है। अब चलिए अब रैंक उनका बताते हैं जो लोग ग्रुप डी के टेस्ट दिए हैं। तो ग्रुप डी वाले आप अपना जो है क्या कीजिए कि रैंक और नाम देखते चलिएगा कि कितना आपने नंबर लेकर के आया है। चलिए देख लीजिए ग्रुप डी वालों का है। ग्रुप डी में आज जो है पहले नंबर पे कौन है कि अंजलि कुमारी जो है ये नंबर पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे शंकर पासवान है। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रामसेन है। उसके बाद चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पवन करके है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं पांचवें नंबर पे कौन है कि सचिन है। छठे नंबर पे देख लीजिएगा कि छठे नंबर पे सचिन है। हाँ, उसके बाद जो है आपको देख लीजिएगा नेक्स्ट नंबर जो है राजन पंडित करके है। उसके बाद देख लीजिएगा राजन पंडित के बाद जो है ये श्वेता है। उसके बाद जो है बिट्टू राज है। उसके बाद जो है ये आपका बिट्टू राज के बाद जो है ये सोहन लाल है ना, हाँ सोहन लाल है। उसके बाद जो है ये क्या है कि मुकेश राम करके है। उसके बाद जो है ये सुमन पाल करके है। उसके बाद देख लीजिएगा कि लखन सिंह करके है, ठीक है, लखन सिंह भाई है। उसके बाद जो है क्या है कि काजल कुमारी है। उसके बाद जो है कमलेश भाई है, कमलेश भाई है। जो इतने लोगों ने टेस्ट दिया है, अभी और लोग हैं जो बहुत सारे लोगों ने क्या क्या टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, सबका नाम बताते चलते हैं, अपना रैंक देखते चलिएगा। उसके बाद जो है तन्नू आर्या करके है, ये भी देख लीजिएगा। सूरज कपूर करके है। उसके बाद देखिएगा अक्षय कुमार करके है। उसके बाद जो है मृत्युंजय कुमार है। उसके बाद देख लीजिएगा मृत्युंजय के बाद आपको बताते हैं कि ये भरत है, भरत भाई है। उसके बाद जो है क्या है कि खुशबू कुमारी है, खुशबू कुमारी। उसके बाद जो है मोहम्मद आसिफ भाई है। उसके बाद जो है राकेश यादव है। उसके बाद देख लीजिएगा राकेश यादव के बाद आपको बताते चलते हैं कि संजय चौधरी करके हैं। उसके बाद जो है संजय के बाद जो है अली राजा है। अली राजा के बाद जो देख लीजिएगा कि मोहन दुबे भाई है। उसके बाद जो है क्या है कि अक्षय यादव है और आकाश यादव है ना, आकाश यादव है। उसके बाद देख लीजिएगा कि अनीश कुमार है। उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि सानिया है, सानिया 1 2 3 करके है जो टेस्ट दिए हैं, बहुत अच्छा है सानिया। इसी तरह से टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं सानिया के बाद जो है ये अंजय कुमार करके है। उसके बाद जो है लोकेश शर्मा करके है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हरि किशन करके है, हरि किशन भाई है। उसके बाद जो है आपका क्या है कि उदय राज यादव है। उसके बाद देखिएगा कि रागनी है। उसके बाद देखिएगा कि विनय यूपी से। उसके बाद विनय है, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने ग्रुप डी में ये क्या किया है कि नॉन स्टॉप टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्त अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाकर के एप्लीकेशन जो हमने बता दिया है उस एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।